आज हमने पढ़ना है सिम्प्थेटोमिमेटिक्स ड्रग्स पढ़नी है। और इसमें पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आपके पास दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट एक्टिंग होता है और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है। डायरेक्ट एक्टिंग में आपके पास होता है अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट में आपने अल्फा 1 एगोनिस्ट, अल्फा 2 एगोनिस्ट और अल्फा नॉन सेलेक्टिव बताना है। और इसी तरह बीटा एगोनिस्ट में बीटा 1 सेलेक्टिव, बीटा 2 सेलेक्टिव और बीटा नॉन सेलेक्टिव बताना है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में आपने रिलीजर्स और रीअपटेक इनहिबिटर्स बताने, ये आगे जाके देखेंगे ना, तो हमें मतलब इसका क्लियर ज्यादा हम पता चलता है कि कौन से रिलीज इनहिबिटर्स होते हैं और रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं और कौन से जो होते हैं वो रिलीज करवाती हैं सिम्प्थेटोमिमेटिक्स ड्रग्स को। तो यहाँ पर मैंने आपकी क्लासिफिकेशन की स्लाइड ऐड की थी, एंड पर जाके इसमें ज्यादा नेम्स लिखे हुए हैं और आपके इन्हीं कैसे में ना थोड़े से लिखे हुए, तो आपने ना 3 से 4 नाम याद करने हैं। अल्फा 1 सेलेक्टिव में मिथोक्सामाइन फिनाइलेफ्रिन का नाम आपने जरूर याद करना है। मेटरएमिनोल, मिडोट्रिन, मिफेंट्रीमीन आगे जाके विटामिन का नेम आएगा तो उसके साथ आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा दिप्पी वेब्रिन, लेकिन मिथोक्सामिन का नाम और मेटरएमिनोल और ये मिडोट्रिन, ये तीनों मिलते जुलते ही हैं, तो इस तरह आपने इसमें से 3 नाम याद कर लेने हैं। अल्फा 2 पे आपके पास क्लोनिडिन होता है और अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन होता है और अपरा क्लोनिडिन होता है। ठीक है, तो क्लोनिडिन और अपना क्लोनिडिन और इसी तरह प्रीमोनिडिन और इसी तरह थीसानिडिन भी होता है। अगर ये नीडिन नीडिन है, इनके सब के एंड पे देखो नीडिन नीडिन लिखा हुआ है। अगर ये तो याद करना ही करना है क्लोनिडिन, क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन भी आएगा और अपना क्लोनिडिन याद हो जाएगा। अगर किसने अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन याद करना है तो वो अम्नी होता है। ठीक है, अल्फा एम अम्नी से, एल ए से अल्फा, एम से मिथाइल, एन से नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन कुछ जो है वो गुआनाफेक्सिन और गुआनापेक्स करे थे, लेकिन इसका जिक्र जो है ना वो चैप्टर्स में कम है, तो थीसानिडिन कर ले, प्रीमोनिडिन कर ले। और ये देखें डेक्स मेडिकल से मेडिटोमिनिडीन, लेकिन ये थोड़ा लंबा नाम हो जाता है। आपने इसमें से भी 3 या 4 नाम आपने इसमें से याद करनी है। नॉन सेलेक्टिव ऑक्सीमेटाजोलिन है, ठीक है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, ठीक है, जो दोनों रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है। और अल्फा एक्टिव और बीटा रिसेप्टर्स जो है वो बीटा 1 सेलेक्टिव डोबुटामिन है और प्रीनर्डिनोल है। मैं काफी दफा जो है ना वो आपको इन रिसेप्टर्स की लोकेशन और फंक्शंस बता चुकी हूँ, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ ना इनके नेम्स और इनके थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन पे एम्फसाइज करूंगी। अल्फा 1 और बीटा रिसेप्टर्स पे जो एक्ट करते हैं वो आपके पास है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, एफेड्रिन और सूडोएफेड्रिन। ठीक है, और डोपामिन रिसेप्टर्स पे फिनोल्डोपाम जो है वो एक्ट करता है। और बस आपने ये याद करना है कि इसमें आपने एपिनेफ्रिन का देखना है कि वो भी ये देखिए अल्फा एपिनेफ्रिन जो है ना वो चारों रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, अल्फा 1 पे, अल्फा 2 पे, बीटा 1 पे, बीटा 2 पे। लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन का ये भी क्वेश्चन आता होता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन में क्या फर्क है। यही फर्क है कि वो नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो बीटा 2 पे जो है वो एक्ट नहीं करता। डोपामिन भी इस तरह जो है ना वो दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। ठीक है, और एफेड्रिन भी और सुडोएफेड्रिन भी। ठीक है, तो ये आगे जाके हम एफेड्रिन और सुडोएफेड्रिन का भी देखेंगे कि ये किस तरह जो है ना वो अल्फा पे भी एक्ट करते हैं, बीटा पे भी एक्ट करते हैं। अल्फा पे एक्ट करके वेजोकंस्ट्रिक्शन को आते तो डीकंजेशन जिनको होती है नेजल डीकंजेशन उसमें यूज हो सकते हैं। फिनोल्डोपाम का एमसीक्यू भी आ जाता होता है कि ये किस रिसेप्टर पे लगता है, तो ये फिनोल्डोपाम लगता है। क्लासिफिकेशन तो आपने इस तरह बना के लिखनी है कि डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट में आपने फिर अल्फा और बीटा बना के लिखना है, लेकिन उसमें आपने 3 या 4 नाम जो है ना वो जरूर याद करने हैं। और इन चारों चैप्टर्स की क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से याद करनी है। आगे जब हम पढ़ेंगे सिम्प्थेटोमिमेटिक्स ड्रग्स के ब्लॉकर्स, तो उसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटीमस्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो सिंथेटो पैरासिम्प्थेटोमिमेटिक्स की इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है ना वो जरा कम ही पूछते हैं, मतलब लेकिन याद आपने इन चारों की करनी है। ठीक है, और क्योंकि 4 तो चैप्टर है और एनएस नॉलेज यही आपकी बेस है। तो अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर ऊपर देख देख चलते हैं, तो देखते हैं कि अब आगे जाके अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। क्लासिफिकेशन अब हमने कर लिए। यहाँ से अब हम देखते हैं अपना जो है
अपने यहाँ से मैंने दोबारा से स्लाइड ऐड की थी कि डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इंडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में अल्फा एगोनिस्ट बीटा एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा एगोनिस्ट फिनालेफ्रिन अभी देख ले कि अल्फा 1 पे एक्ट करता है, क्लोनिडिन अल्फा 2 पे एक्ट करता है, नोरेपिनेफ्रिन सब दोनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। डोबुटामिन अल्फा 1 पे होता है, डोबुटामिन का एमसीक्यू भी आता होता है कि ये एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज होते हैं। इसके अलावा एल्बुटिरोल वगैरह है और एसोप्रोटेरिनोल है। एसोप्रोटेरिनोल भी आगे जाके देखेंगे और एल्बुटिरोल भी जो है वो हम अस्थमा के ट्रीटमेंट में देखेंगे। और इंडायरेक्ट एक्टिंग में आप एम्फेटामिन और कोकेन का जो है ना वो नेम याद कर ले, क्योंकि हमने कोकेन का ये पढ़ा था कि कोकेन सिनेप्टिक लेवल में नोरेपिनेफ्रिन का जो लेवल है ना वो ज्यादा रखता है। तो इस तरह अब आगे ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ पर इसके जो यूजेस है ना वो यूक्यू है कि एपिनेफ्रिन मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा अस्थमा में भी यूज होता है, एनेस्थीसिया में भी यूज होता है, एसिस्टली में भी यूज होता है और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी करवाते हैं। अब हम ना यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आता होता था कि एनाफ्लेक्टिक शॉक में क्या मतलब क्यों एपिनेफ्रिन यूज होता है। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक में आपके पास ना का क्या क्या हो रहा था, एक तो डीमा होता है, ठीक है, एक तो आपके पास कैपिलरी परमेबिलिटी ज्यादा हो रही होती है, एक आपके पास हाइपोटेंशन होती है और ये और टेकिकार्डिया होता है और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है। पहले आपने ये सिम्टम्स लिखने, फिर आपने बताना है कि एपिनेफ्रिन चारों रिसेप्टर्स पे जो है ना वो एक्ट करेगा। जब अल्फा 1 पे एक्ट करेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, हाइपोटेंशन और शॉक ठीक हो जाएगा। चूंकि एपिनेफ्रिन जो है वो हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है, ये जनरल फार्मा में जो है वो एमसीक्यू भी आता होता है। तो जब हिस्टामिन को जब ये ब्लॉक करेगा तो आपकी कैपिलरी परमेबिलिटी जो ज्यादा है वो भी ठीक हो जाएगी, एडिमा भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा चूंकि ये हाई मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा कर पाएगा तो उसके बाद ये टेकिकार्डी को भी रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डी के थ्रू प्रिवेंट कर देगा। और क्योंकि ये बीटा 2 लंग्स में मौजूद होते हैं और ये जब बीटा 2 पैक करेगा तो ब्रोंकोडायलेशन करके ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी जो है वो ठीक करा देगा। सबसे बड़ी बात ये हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करेगा थ्रू एक्टिंग और स्टिमुलेटिंग द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये यूक्यू इस साल मतलब प्रूफ में क्वेश्चन आया भी था 4 नंबर का, तो इसको आपने अच्छे से जो है ना देख के करना है। ये दोनों बुक्स में जो है ना मिनी कैल्शियम वगैरह में इतना अच्छा दोनों जगह नहीं लिखा हुआ। बाकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन आपको पता है कि ब्रोंकोडायलेशन के थ्रू करवाएगा, एसिस्टली बीटा 1 पे एक्ट करेगा तो उस वजह से करवाएगा। एनेस्थीसिया में इसको यूज करते हैं क्योंकि ये उसकी ड्यूरेशन को ज्यादा करवाता है और इस तमाम में हम इसका जो है वो जिक्र कर चुकी हैं। उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं। अच्छा, अब नीचे देख लें कि इसके अलावा कि ये कहाँ यूज होता है। इसके अलावा डिजीनेस और एडिमा वगैरह में भी यूज होता है और आइस में ग्लूकोमा के प्रिवेंशन में भी ट्रीट होता है, क्योंकि अल्फा 2 पे जब ये एक्ट करेगा तो उसमें ये ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा करवाता है। अब इसके साइड इफेक्ट जो है वो आप अच्छे से अभी याद कर लें, क्योंकि तमाम सिंथेटिक के जो साइड इफेक्ट है वो मिलते जुलते हैं। पहले आपने फ्रॉम हेड टू डो जो है ना वो साइड इफेक्ट या ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट लिखने होते हैं। सीएनएस में डिस्टर्बेंस है, एंजाइटी है, फियर है, हेडेक है, ट्रेमर्स है, कार्डिक एरिथमियास है, क्योंकि जाहिर है जब ये बीटा 1 और बीटा 2 पे आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट करेगा तो एरिथमियास वगैरह हो जाएगी। ठीक है, और सेरिब्रल हेमरेजेस वगैरह में भी ये यूज होते हैं, क्योंकि हेमरेजेस वगैरह में ब्लड प्रेशर आपका कम होता है और परमेबिलिटी वगैरह ज्यादा हो रही होती है। तो ये ब्लड प्रेशर को चूंकि अल्फा 1 पे एक्ट करता है तो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू ब्लड प्रेशर ज्यादा करवाता है। और इस इंजेक्शन को हम आगे जाके भी देख लेते हैं। डोपामिन का बस आपने इतना याद करना है कि डोपामिन जो है ना वो तीनों रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू देयर डोज। अगर तो इसकी सबसे कम डोज है तो ये डोपामिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, अगर तो कम से थोड़ी ज्यादा तो बीटा 1 को करेगा और अगर सबसे ज्यादा तो फिर ये अल्फा 1 को जो है ना ये फीड करेगा। ये रीनल शटडाउन में यूज होता है और इसका जो है ना एमसीक्यू भी जो है ना वो आता होता है। उसके बाद अब हमने इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है ना मैंने इसकी स्लाइड ऐड की थी दोबारा से इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन जीआईटी में तो आप हर जगह नोजिया वोमिटिंग डायरिया वगैरह डाल ही देते, इट्स ओके फाइन। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी के एडवर्स इफेक्ट वगैरह नहीं याद, जैसे आपने इसकी एरिथमियास याद रखनी है, ट्रेमर्स याद रखने हैं, फियर एंजाइटी टेंशन वगैरह भी आप उन ड्रग्स में ना लिख रहे होते हैं जो सीएनएस वगैरह में ना सीएनएस या थोड़े जो मतलब सीएनएस वगैरह पे एंटर हो रहे होते हैं उसमें आप लिख ही देते हैं और जीआईटी पे भी आप लिख देते हैं और इंसोम्निया वगैरह भी आप लिख देते हैं। लेकिन एक आध जो स्पेसिफिक होता है ना वो याद करना होता है, जैसे ये एरिथमियास करवाते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये हेमरेजेस वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, ये अभी हमने इसके यहाँ पर देखी है ना इसके कि ये हेमरेजेस करवा देते हैं। ठीक है, और आगे ये हाइपर एक्टिविटी करवा देते हैं। ठीक है, और ये नोजिया और ट्रेमर्स भी करवा देते हैं। एक स्लाइड मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड की थी, मंजिल तो मिलेगी भटकड़ी से ही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब यही कि जो असल मतलब जो मेहनत करने के लिए स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो वो फिर कैसे मतलब कहीं के हमें कामयाबी मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग जो है ना वो आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत मुश्किल आती है कामयाबी हासिल करने में, लेकिन अगर आप
परसिस्टेंटली और मेहनत करते रहें और अपनी जो है वो इंटेंशन ठीक रखें तो जरूर फिर आपको जो है ना वो सक्सेस जरूर मिलती है, ऐसा कोई नहीं सकता कि ना मिले। एडवर्स इफेक्ट में आपका जिक्र पहले इस एडवर्स इफेक्ट का जिक्र करी थी, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि एपिनेफ्रिन जो है वो सीएनएस इफेक्ट में एंजाइटी, फियर, टेंशन, हेडेक और ट्रेमर्स करवाते हैं। हेमरेजेस इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ज्यादा करवा देते हैं। इतना ब्लड प्रेशर ज्यादा करवाते हैं कि इतना वो कहते हैं ना घट जाता है, हेमरेज हो जाता है। एरिथमियास का जिक्र भी हम डिटेल से कर चुके हैं। पुल्मोनरी एडीमा भी जो है ना इंड्यूस करवाते होते हैं और पुल्मोनरी एडीमा का भी से देखें सीबीएस में आगे जाके हमने पढ़ना है कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना वो फ्लूसामाइड है, ठीक है। इस साल प्रोफ में ये वाला एमसीक्यू 2 दफा आया था और इसी एएनएस में भी एक एमसीक्यू था जो उन्होंने 2 दफा दिया हुआ था, ठीक है। और वो बहुत कॉमन से एमसीक्यू थे, तो ये सारे फ्री के नंबर होते हैं, आगे तो दोनों, ना आए तो दोनों गए। इंफेक्शन में बस आपने इनके नेम्स याद रखने, हाइपरथायरॉयडिज्म, कोकेन, डायबिटीज, बीटा ब्लॉकर और इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इनके साथ हमने एपिनेफ्रिन नहीं देनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने ऐड कर दिया था, ये बुक्स में लिखा हुआ है। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि जो आइसोप्रोटेरिनोल है ना वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे जो है वो एक्ट करता है। और उसके बाद जो डोपामिन है इसकी डोज के मुताबिक इसके इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। डोबुटामिन अक्यूट हार्ट फेलियर में यूज होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करता है और ये हम हार्ट फेलियर के चैप्टर सीबीएस में इसको ज्यादा जाके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एवी कंडक्शन को जो है वो ज्यादा करवा देता है, ठीक है। जब एवी कंडक्शन ज्यादा होगी तो कंट्रैक्शन कम होगी, जिस खून ने ब्लड दिल से जब निकलना था वो 2 मिनट में निकलता था, वो थोड़ा 2.5 या 3 मिनट में निकलेगा। तो क्वेश्चन तो इस तरह आपकी एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकती है। और ये एमसीक्यूज भी है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में फिर हम जो है ना वो डोबुटामिन जो है ना वो नहीं देते होते हैं। डोबुटामिन का उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है कि बीटा 1 मतलब इस तरह उन्होंने अपनी तरफ से निमोनिक बताया हुआ, मैंने जो स्लाइड ऐड किया कि बीटा 1 की बॉडी में 1 हार्ट है, लेकिन ये बहुत अब आपको याद हो जाना चाहिए कि जिस तरह बीटा 1 हार्ट में है, M2 हार्ट में है, ठीक है। अल्फा 2 जो है वो आइस में है, अल्फा 1 वेसल्स में है, बीटा 2 लंग्स में है, बीटा 2 यूट्रस में है, बीटा 2 लिवर में है, ठीक है। अब इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको बहुत दफा रिवाइज होगी, तो अब आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये वाली जो स्लाइड है मैंने इसलिए ऐड की थी, एक तो आपने ये चीज अपने जहन में रखनी कि जो ड्रग आपके पास है ना मतलब 2 चैप्टर्स में आती है वो उसके चांसेस होते हैं कि वो पेपर में ज्यादा आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सीधा सीधा भी पूछ लेते हैं कि हमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के नाम बताएं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के नाम बताएं। एमसीक्यूज में भी, वाइवा में भी, ओएसपी में भी और एससीक्यू में भी, और ये यूक्यू भी है, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग सिलेक्टिव जो है ना वो एल्बुटारोल, टर्बुटालिन है और मेटाप्रोटेरिनोल है। एटीएम मशीन मतलब ये अस्थमा में यूज करते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये जल्दी से अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है। लॉन्ग एक्टिंग में फॉर्मोटिरोल, सल्मेटिरोल और मैंने इंडाकेटिरोल का नाम याद किया था और आपके लिपन में भी ये 3 नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैंने दोनों जो लेक्चर्स हैं क्योंकि वो मेरे बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रिसाइज है, ऐसे लग रहा है कि जैसे छोटे से और वैसे लग रहा है कि जैसे ना डिटेल नहीं बताए हुए, लेकिन मैंने मतलब दोनों बुक से जो है ना, क्योंकि मिनी कैसेट में तो बहुत ही थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं दोनों बुक से जो है वो एनएस को कवर करवाऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एनएस जो है ना वो दोनों बुक से पढ़ते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो मतलब आपका आप करें और आपका मतलब एक बुक से करें तो दूसरी बुक से रह जाए, तो ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं लगी कि आपने पता है क्या करना है, एक दफा ना जो चीजें आपको बताई हैं वो तो आपने अच्छे से करनी ही करनी है, लेकिन उसके अलावा ना एक दफा बुक की ना जो है ना वो रीडिंग कर लेनी है। एक दफा अपने चैप्टर की ना रीडिंग जरूर कर लेनी है। उसके बाद कोलोनिडीन के जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना वो यूक्यू है, इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह क्वेश्चन आता है। कोलोनिडीन को हम क्यों हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, सबको पता है कि क्लोनिडिन अल्फा 2 पे एक्ट करता है। अल्फा 2 का काम क्या होता है कि ये इनहिबिट करवाते हैं ट्रांसमीटर्स की रिलीज को। जब ट्रांसमीटर्स नहीं लगेंगे, फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन नहीं है, जब वो होगा ही नहीं तो अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करेगा। जब अपने अल्फा 1 अल्फा 2 पे एक्ट नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो रेजिस्टेंस नहीं होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होगा। यूक्यू में ये भी पूछ लेते हैं और डायरेक्ट इसके जो है ना वो चार कहते हैं, हमें 4-5 यूजेस जो है ना वो इसके बताते हैं। तो डिस्मिनोरिया, इसके अलावा आप इसके साथ ओलिगोमिनोरिया भी लिख सकते हैं। मिग्रेन हेडेक्स में भी यूज करते हैं और अल्कोहल के विथड्रॉल में बेंजोडाइazepine का साथी बनाकर भी इसको यूज करते हैं। और ये बेंजोडाइazepine के जो यूजेस हैं ये सीएनएस में भी जो है ना वो यूक्यू है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ना ये एमसीक्यूज जो है ना ये क्लोनिडीन का ना जो है ना वहां पर भी पूछते हैं, ठीक है। बेंजोडाइazepine का भी पूछते हैं। फिर अल्कोहल के विथड्रॉल में आपने 2 ड्रग्स जो है ना वो याद करनी है, कहने का ये मतलब है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरे कह लें कि लेक्चर की समरी मैं इस टेबल को रिवाइज कर देती हूँ। आगे इस टेबल में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वो एक दफा जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। अच्छा, एपिनेफ्रिन जो है वो चारों रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी। ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज करते हैं, एनाफ्लेक्टिक शॉक में सबसे पहले लिखना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एनेस्थेटिक में भी यूज करते हैं और इसके अलावा ये
ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में भी यूज करते हैं, डिजीनेस में भी यूज करते हैं, ठीक है, हेडेक वगैरह में भी इसको यूज करते हैं। और नोरेपिनेफ्रिन देखिए यहाँ बीटा 2 पे जो है ना वो नहीं लगा हुआ, इसको हम ना न्यूरोजेनिक शॉक में यूज करते हैं। आइसोप्रोटेरिनोल को कार्डियक स्टिमुलेंट, इसको बस आप इतना याद कर ले, देखने से पता चल रहा है कि बीटा 1 और बीटा 2 पे एक्ट होगा तो ये कार्डियक स्टिमुलेंट ही होगा। इसके अलावा डोपामिन जो है यहाँ पे आप देखें उन्होंने तीनों रिसेप्टर्स का बताया हुआ है। ऑब्वियसली अल्फा 1 पे एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और शॉक की हाइपोटेंशन वाला ब्लड प्रेशर जो कम था वो ठीक हो जाएगा। बीटा 1 पे एक्ट करेगा तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली ये अल्फा 1 के साथ हम इसकी खानी पड़ चुकी है। और डोपामिन पे भी एक्ट करता है। आपको पता है जब ये बीटा 1 पे एक्ट करता है ना तो हमारे हार्ट रेट को ज्यादा करवाता है और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। इसकी दूसरी बात ये भी होती है कि जो हमारा हार्ट है ना वो मतलब ज्यादा ब्लड जो है ना वो पूरी बॉडी को देता है, तो सारी बॉडी सारी विजरा की जो है ना वो मोच लग जाती है, उनको ब्लड ज्यादा मिलता है, किडनी को भी ज्यादा मिलता है। तो नेट्यूरेसिस वगैरह में भी ना मतलब जो वो आपकी है ना यूरिनेशन वगैरह जिनको होता है वो भी, जिनकी साल वगैरह रिटेंशन हुई होती है वो भी इसके लिए भी ट्रीटमेंट हो जाता है। इसलिए इसको हम रीनल शटडाउन में भी जो है ना वो यूज करते हैं। तो बुटामिन सीधा बीटा 1 पे एक्ट करता है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है, ये सीबीएस में भी आप पढ़ेंगे। ऑक्सीमेटाजोलिन जो है नेजल डिकंजेशन में यूज होता है, ये हमने क्लासिफिकेशन में भी एक का वर्ड पढ़ा था। फिनाइलेफ्रिन भी नेजल डिकंजेशन में यूज होता है, ब्लड प्रेशर को ज्यादा करता है और पैरासिटामोल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज होता है, ठीक है। ये आप मेंशन कर ले, सीबीएस में क्यों है कि वो पूछते होते हैं कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की ड्रग्स बता दें, तो उसमें आपने ना बता देनी है फिनाइलेफ्रिन, ठीक है। मिथोक्सामिन मैंने जब आपको अल्फा 1 की क्लासिफिकेशन याद करवाई थी, मैंने आपको कहा था कि मिथोक्सामिन, मिथोट्रिन और फिनाइलेफ्रिन आप जरूर याद करें। इसके अलावा एपिनेफ्रिन भी लिख सकते हैं, नोरेपिनेफ्रिन भी लिख सकते हैं, डोपामिन भी लिख सकते हैं, नो इशू। जो नॉन सिलेक्टिव है तो इसका मतलब कि अल्फा 1 पर तो एक्ट करेंगे ना। तो मिथोक्सामिन इसका मैंने याद किया था कि जैसे हम पढ़ते हैं ना एम हम प्रेपोजिशन पढ़ते थे, तो ए फॉर अल्फा 1 और एम से मतलब जितनी भी ड्रग्स है ना ज्यादातर क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि मिथोक्सामिन, मिडोट्रिन, रिफेंट्रिमिन एम से स्टार्ट हो रही है। क्लोनिडिन हाइपरटेंशन में यूज होती है, अल्फा 2 का एक जिक्र कर चुके हैं। मेटाप्रोटेरिनोल जो है वो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और ये ब्रोंकोस्पैम्स और एस्थमा वगैरह में यूज होगी। ये आप रेस्पिरेशन में भी ये चीज आपकी जो है ना वो डिवाइस हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये एल्बुटिरोल और दोबारा से टर्बुटालिन का बताया हुआ। टर्बुटालिन का ना आपने ये भी याद रखना है कि चूंकि ये बीटा 2 पे एक्ट करती है ना और बीटा 2 यूट्रस के ऊपर पड़े तो ये रिलैक्सेशन करवाती है, तो ये ना प्रीटर्म लेबर में यूज करते हैं। ये एमसीक्यू भी है और मैंने देख रही थी कि ये ना यूक्यू में भी पूछा हुआ था, सिर्फ ये एक खाली लाइन पूछी हुई थी। बाकी विटामिन के यूजेस याद करें, इसका एमसीक्यू वगैरह आता होता है। और ये देखिए मैंने आपको कहा था कि एक तो विटामिन इनडायरेक्ट एक्टिंग है और एक नॉन सिलेक्टिव है कि देखो अल्फा बीटा सीएनएस सब पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम में देते हैं। ये बच्चों में होता है। ये उन पता है जिन बच्चों को ये बीमारी होती है, क्या करते हैं डिफरेंट टास्क करते रहते हैं, मतलब अगर एक काम करेंगे तो उसमें वो प्रॉपर अटेंशन और फोकस नहीं करते, साथ ही दूसरा काम शुरू कर देते हैं, उसको अधूरा छोड़ के तीसरा शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें विटामिन उसमें देते हैं। नेक्रोलेप्सी रेबिटाइट कंट्रोल में भी यूज करते हैं। रेफेड्रिन और सुडाफेड्रिन हम अस्थमा और नेजल डिकंजेशन और रेज ब्लड प्रेशर, ये तीनों जो है ना ये तीनों यूजेस आपने इसके याद करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा इसकी थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन जो है ना वो यूक्यू है, तो मैं कहती हूँ कि जो टेबल मैंने आपको लिपन कोड का दिखाया ये बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपने ना ये अपनी हैबिट बना ले, अभी से बना ले, एंड पे आके थोड़ा सा होता है कि मुश्किल हो जाती है। आपने जो चैप्टर करने ना साथ साथ उसके एमसीक्यू भी करते जाए, मीनिंग के साथ साथ निशान लगा ले, और जब अगली दफा करें तो आपको निशान ना लगाने पड़े, खाली रीडिंग करने पड़े। और जब तीसरी दफा आपको पढ़ने का मौका मिले, इंशाल्लाह आप 3-4 दफा रिवीजन करें फार्मा की, तो जब आप तीसरी चौथी दफा पढ़े तो फिर तो आपको फिंगर टिप्स पे हो जाए। याद होना कंसेप्ट लेना तो दूर की बात है, फिंगर टिप्स पे कर लें एमसीक्यूज को, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट जो है हेचूटो जो होते हैं वो सीएनएस में कैटिकुलम इसको रिलीज करवाते हैं, आईज में मिड्रेसिस करवाते हैं, ब्रोंकाई में ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकाई में जो है ना ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कम और ब्रोंकोडायलेशन ज्यादा करवाते हैं। आप यहाँ पे बीटा 2 लिख लीजिएगा। हार्ट में आपको पता है कि मैंने वैसे मतलब इसको स्टार्टिंग में लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने वैसे कहा था कि जिन्हें आपके ये ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट भी जो है ना वो रिवाइज हो जाएंगे। जीआईटी में स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं, स्फिंक्टर्स की टोन को इंक्रीज करवाते हैं, ब्लैडर में टोन को इंक्रीज करवाते हैं, यूट्रस का जिक्र कर चुके हैं कि रिलैक्स करवाते हैं। वेस्कुलर इफेक्ट में मतलब ऑब्वियसली अल्फा पे एक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बीटा पे एक्ट करेगा तो डायलिटेशन। और मेटाबॉलिक भी आपने लिखना है, मेटाबॉलिक में बीटा 1 में रेनिन को रिलीज करवाएगा, बीटा 2 में ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएगा, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाएगा। और इतना जरूर याद रखना है, ये खाली एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं कि अगर बीटा 2 हो तो उस टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके बैठे तो एमसीक्यू सोल्व करने में ना कभी मुश्किल होती है। एक होती है कंसेप्ट लेना और एक बात होती है जो कंसेप्ट के बाद रट्टा होता है, ठीक है। वो जो रट्टा होता है वो कंसेप्ट के बाद लगाया जाता है, तो इस तरह की चीजें फॉर रट्टा भी साथ साथ लगाया करें, एमसीक्यू करने में आपका जो है ना टाइम बच जाता है।
तो बीटा 2 जो है उसने इंसुलिन को ज्यादा करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा करना है। बीटा 3 जो है वो लिपोलाइसिस करवाते हैं। बीटा 3 का भी पूछ लेते हैं। डोपामिन का ये मैं जिक्र कर रही थी, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये डोजेस मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दी थी, और ये आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक में जो है ना इस तरह क्लियर कर दोनों बुक्स में नहीं लिखा हुआ। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के डिफरेंसेस जो है ना वो पूछ लेते हैं, लेकिन दोनों बुक्स में नहीं लिखे हुए, तो स्टूडेंट्स मोस्टली इसको नेट से कर देख लेते हैं। इसके 4-5 डिफरेंसेस आपने इस स्लाइड को पढ़ लेना, लेकिन एक डिफरेंस भी अगर आपको आ जाए तो मोर देन इनफ के बीटा नॉन एपिनेफ्रिन बीटा 2 पे एक्ट नहीं करता, और एपिनेफ्रिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सब पर एक्ट करता है। ये दोबारा से मैंने एनाफ्लेक्टिक शो की जो है वो डाली हुई थी स्लाइड, मेडिकेशन ऑफ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सिस वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है, और एडिमा वगैरह को ये जो है ना ट्रीट करता है, हाइपोटेंशन और शोक का ट्रीट करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। ठीक है, उसके बाद ये यूक्यूज देख लेंगे। पहला क्वेश्चन भी एनाफ्लेक्टिक शोक है, दूसरा क्वेश्चन थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन का, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बुक में सेंड कर देती हूँ। और क्योंकि ये थोड़ा सा ना मतलब बुक में नहीं लिखा हुआ और ये थोड़ा सा अजीब सा ही है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है ये कार्डियोवास्कुलर यूजेस पूछे हुए, इसमें आप हार्ट के बता दें, ब्लड वेसल्स के बता दें, हाइपरटेंशन में हाई को जो यूज होते हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन यूज होती है, डोपामिन एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज होती है, डोपामिन के कार्डियोजेनिक इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह ये 5-6 आप जो है ना वो लिख लें। उन्होंने कहा था कि आप ड्रग का नाम बताएं, मतलब आप एक बीमारी बताएं, फॉर एग्जाम्पल आप बताएं कि एक्यूट हार्ट फेलियर, और उसमें एक ड्रग का नाम बताएं। तो आप ऐसा करेंगे 6 या 5 जो है वो डिजीजेस याद कर लें सीबीएस के रिलेटेड जो भी है, और उसके आगे उन्होंने पूछा कि एक ड्रग का नाम लिखें, तो बेशक आप एक का लिख दें, और अगर कोई ऐसी बीमारी जिसमें आपको एक के बाद 2 भी आते तो लिख दें, लेकिन एक भी लिखते तो उन्होंने पूछी भी आपसे एक ही, और आप एक ही बेशक याद कर लें उसमें। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये दोबारा से क्वेश्चन 5 वही वाला रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा हुआ है कि आप बताएं इंटरब्यूटालिन का रिसेप्टर लेवल पे इसका जिक्र कर चुके हैं, क्लोनिडीन का भी जिक्र कर चुके हैं, और सिम्पथेटिक का भी जो है वो हम जिक्र कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।